लालू प्रसाद ने उनका साथ नहीं दिया होता तो ये मान के चलिए कि नीतीश कुमार आज बिहार के मुख्यमंत्री नहीं होते। जब कोरोना महामारी का संकट आया, आपके सारे पोल पट्टी खुल गए। आपने कहा कि हमने रोजगार दिया है, आपने कहा कि हमने सुशासन ला दिया है, आपने कहा कि हमने बहुत कुछ कर दिया, विकास कर दिया है। क्या सड़कें विकास हैं? सड़कें कभी विकास नहीं हो सकती। आपके यहाँ के जीवट लोग होते हैं सरकार, आपने 45 दिनों तक उनको खाना नहीं दिया और जिंदा है वो, और टसन के साथ कह रहे हैं कि हमको घर बुलाइए ना जी, माटी खा लेंगे लेकिन रहेंगे घरे में। अब नमस्कार, मैं हूं ऋचा शर्मा और आप देख रहे हैं भारत लाइव। भय और भरोसे से शुरू हुई बिहार की सियासत ने अब करवट ले ली है। भय पर जहां अटकलें लगी, वहीं अब भरोसा भी नीतीश सरकार खोती नजर आ रही है। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इस पर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि जिस तरह से लालू प्रसाद यादव ने शोले के अंदाज में 15 साल पर सवाल खड़ा किया, तो उसी के पक्ष में तेजस्वी प्रसाद यादव यानी लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी प्रसाद यादव ने भी उसी अंदाज में उनका सपोर्ट कर दिया और उन्होंने इसका जवाब तक दे दिया। अब क्या कुछ जवाब दिया है, इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले बाबा से जान लेते हैं। बाबा, 15 साल का मुद्दा जब नीतीश सरकार ने उठाया था, तब क्या ऐसा उन्होंने सोचा था कि इसमें वहीं गिर जाएंगे? ऋचा, कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिकल मिस्टेक नीतीश कुमार से होना शुरू हो चुका था। 2017 के बाद से नीतीश कुमार जिस रूप में आए, वहाँ नीतीश कुमार में खुद का भरोसा कम नजर आ रहा था। चूँकि नीतीश कुमार भीतर ही भीतर अपने आप में ये महसूस कर रहे थे कि उनसे कुछ गलतियाँ हो गई हैं, और गलतियाँ उन्होंने कोई राजनीतिक नहीं की है, व्यक्तिगत गलतियाँ हुई हैं जिसका अफसोस आदमी को होता है। आप बचपन में कोई गलती कर लो, वो आपके जीवन भर याद रहता है। यदि आप किसी के पॉकेट से, अपने पिताजी के पॉकेट से या माताजी के पर्स से अगर कोई पैसा निकाल लो, चोरी कर लो, तो जीवन भर आपको याद रहता है, क्योंकि वो आपके जीवन को सबक देने के लिए होता है। बिल्कुल नीतीश कुमार के साथ भी ऐसा ही हुआ। उन्हें हमेशा इस बात का एहसास रहता है कि उन्होंने बिहार की जनता के साथ से छल किया है। निश्चित रूप से छल हुआ है। 2015 में जो जनाधार मिला था, वो मिला था महागठबंधन को, एनडीए को बाहर रखने के लिए मिला था। लेकिन आज स्थिति क्या है? तो एनडीए सत्ता में है। नीतीश कुमार चाहे जितना भी कर लें, आप सीधी सी बात बताओ, जब आप क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 से मैट्रिक की परीक्षा जब देने जाती हो, तो क्या स्थितियां वैसी होती है जैसा 10th में और 9th में रहा है? बिल्कुल नहीं होता है। वहां आप एक अलग दुनिया में जाती हो। अपने टीचर्स नहीं होते हैं जिनके सामने हर साल तुम परीक्षाएं देती हो। वहाँ कुछ अलग ऑब्जर्वर होते हैं जो तुम्हारी देखरेख करते हैं, तुम्हें परीक्षा में बैठाते हैं। वहाँ तुम्हारे अंदर डर होता है, तुम्हें ये लगता है कि मुझे ये परीक्षा देनी है, ये पास करूँगी तब मेरे ये 10 साल की पढ़ाई का परिणाम आएगा। बिल्कुल यही सब कुछ हो रहा है 2020 में नीतीश कुमार जी के साथ। उन्हें थोड़ी खुशी 2019 में मिली थी। 2017 के बाद 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुआ था, तो नीतीश कुमार जी को निश्चित रूप से एक खुशी मिली थी कि उनके कहने पर लोगों ने प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को वोट दिया और उन्हें भी 16 सीटें मिल गई। 17-17 का जो वो चाहते थे वो पूरा कर लिया था उन्होंने। 50-50 का रेशियो भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से ले लिया था, और यहां तक वो बड़ी खुश थे। लेकिन जैसे ही परिणाम सामने आ गए, खुशी मनाने का शुरुआत ही हुआ था कि अचानक से नीतीश कुमार को बहुत बड़ा झटका लगा। जिस नीतीश कुमार के डर से 15-16 साल तक भारतीय जनता पार्टी कांपती रही, उस भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को कपा दिया और मजबूर कर दिया कि वो ऐसा डिसीजन लें कि उन्हें एहसास हो जाए कि अब वो सुप्रीम पावर नहीं रहे। आप सब ने देखा, सभी ने देखा, हर लोगों ने अपने अपने तरह से विवेचना किया कि ये मांग रहे थे, वो मांग रहे थे, ये सब कहीं बातें नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी को वो सारे सबक याद थे जो क्लास 1 से क्लास 9th और 10th तक पढ़ा गया था। क्योंकि परीक्षा जब 10th का आप देने लगते हैं तो आपको याद होना चाहिए कि 1 से लेकर के 10th तक के सारे सवाल उसमें समाहित होते हैं। बिल्कुल यही नीतीश कुमार के सामने हुआ, और नीतीश कुमार को 2008 याद दिलाया गया, 2012 याद दिलाया गया, 2013 याद दिलाया गया, ये सारी चीजें याद दिलाई गई। जब जब नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बैकअप किया है, उन्हें झिड़का है, तब तब का बदला सब एक साथ में
अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने उनसे लिया। ये बातें अब नीतीश कुमार को निश्चित रूप से वो प्रकट नहीं करते हैं, लेकिन उनके प्रकट करने के तरीके अलग अलग हैं, जो कि नजर आ गया। बिहार लौटे तो उन्होंने क्या किया पता है सबको। उन्होंने मंत्रिमंडल का गठन करके अपना सुप्रीमेसी दिखाया और कहा कि मैं आपको अपने मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करूंगा। यहां तक बातें आपकी समझ में आ गई होंगी। लेकिन इन सब बातों के बीच कहीं भी आप 2015 से 17 के बीच का काल और 17 से लेकर के 19 के कालखंड को अगर अलग अलग सेपरेट करते हैं तो 2 साल 2 साल 4 साल होते हैं। इन 4 सालों में 2 खंड में नीतीश कुमार के शासन को यदि आप देखते हैं तो उसमें सबसे बड़ा काम जो हुआ वो ये हुआ कि 15 से लेकर के 17 तक लालू प्रसाद उनके साथ थे, उनके बड़े भाई थे, और तेजस्वी यादव उनके साथ घुमा करते थे। चाचा चाचा कह के, जैसे छोटा बच्चा उंगली पकड़ के चलता है, वैसे वो सत्ता में उनके साथ चल रहे थे। नीतीश कुमार जी बार बार ये कहते थे कि मैं हूं ना। जब जब ये बातें उठती थी कि फिर आप चले गए लालू के साथ, जिनको आप कहते थे जंगल राज, तो कहते थे मैं हूं ना। लेकिन ये मैं हूं ना वो कहते जरूर थे। उनको ये भरोसा लालू प्रसाद ने दिलाया था कि जो 2005 में के पहले हो रहा था वो नहीं होने वाला है बिहार में। तेजस्वी यादव ने स्पष्ट तौर पे कह दिया था, और इससे पहले राबड़ी देवी और लालू प्रसाद ने उन लोगों को अपने से अलग कर लिया था। अपने जितना रिश्तेदार थे, नातेदार थे, जितने लोगों ने लालू प्रसाद के नाम का को भजाया राजनीतिक माहौल में, उसके स्वार्थ साधे, गलतियां की, उन सारे लोगों को उन्होंने अलग कर दिया था। ये बातें क्लियर थी। लालू प्रसाद खुद आगे बढ़ करके आए थे और ज़्यादा सीट होने के बाद नीतीश कुमार को ही उन्होंने दिया था। यहां तक बातें समझ में आ गई। अब हम बात कर रहे हैं कि वो क्या है जिसको लेकर के लालू प्रसाद पूछ रहे हैं कि बिहार को किसने बर्बाद किया, क्यों हाशिए पर है, और इसका जवाब जो बंटाधार करने की बात कर रही है, तो इसका जवाब तेजस्वी यादव किस तरह से दे रहे हैं, ये भी बातें साफ साफ शब्दों में क्लियर है। आपको याद होगा कि जब बिहार कोरोना से पहले था, जैसा कि आपने शुरुआत किया था, कि उस समय 15 साल बनाम 15 साल की चर्चाएं खूब जोर से चल रही थी। आप एक चीज हमको बताइए कि जो टीचर अपने बच्चों को पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ाता हो उसे रिजल्ट पहले पता होता है। मैंने शुरुआत किया था 10th की परीक्षा, मैट्रिक बोर्ड की परीक्षा का। वो टीचर पूरे टसन में रहता है, जिस विषय का टीचर हो वो पूरे टसन में रहता है कि मैंने तो अपने बच्चों को पढ़ा दिया है, टेस्ट भी ले लिया है, मेरे बच्चे फेल नहीं करेंगे। फर्स्ट 20 लड़के करेंगे, हो सकता है 19 हो जाए या 21 हो जाए, उसे पता होता है। वो पूरी तरह से एकदम रहता है, रिजल्ट के पहले वो पूरी तरह से एकदम मजबूत रहता है, और रिजल्ट के दिन वो टसन से खड़ा रहता है। मैंने कहा था ना, बिल्कुल इसी तरह का माहौल बिहार में है। आप लालू प्रसाद की स्थिति को देख लीजिए। लालू प्रसाद को पता था, तेजस्वी यादव को यह बात पता था कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अपने जो 15 साल के कालखंड है उसकी तुलना निश्चित रूप से हमारे 15 साल से फिर करेंगे। इसका मतलब है कि 15 सालों में उन्होंने सिर्फ लालू प्रसाद का अनुसरण किया है, कुछ किया नहीं है। तभी आपको तुलनात्मक अध्ययन करने की जरूरत पड़ेगी। इन बातों को आप जिस तरीके से भी रख लें, लेकिन आप उसे स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। जब कोरोना महामारी का संकट आया, आपके सारे पोल पट्टी खुल गए। आपने कहा कि हमने रोजगार दिया है, आपने कहा कि हमने सुशासन ला दिया है, आपने कहा कि हमने बहुत कुछ कर दिया, विकास कर दिया है। क्या सड़कें विकास हैं? सड़कें कभी विकास नहीं हो सकती हैं। आप कृषि प्रधान राज्य हैं, आपने कृषि के लिए क्या विकास किया? आपके किसानों की स्थिति क्या है? आप तुलना कर सकते हैं कि महाराष्ट्र में किसानों ने आत्महत्या की, हमारे यहां नहीं करते हैं। आपके यहां के जीवट लोग होते हैं सरकार, आपने 45 दिनों तक उनको खाना नहीं दिया और जिंदा है वो, और टसन के साथ कह रहे हैं कि हमको घर बुलाइए ना जी, माटी खा लेंगे लेकिन रहेंगे घर में। अब तो आप उसकी तुलना नहीं कर सकते हैं। जलवायु अलग है, तासीर अलग है। 6 महीने तो हम कष्ट सहते हैं। हमारे उत्तर के लोगों को देख लीजिए कि वो 6 महीना पानी में डूबते हैं, 3 महीना पानी के अंदर रहते हैं, और 3 महीना पानी के बाहर निकलने के बाद पानी से निकलने का जो दुख है उससे बांटते हैं। अब पूरे गंगा के उस पार चले जाइए, उत्तराखंड में, आप देख लीजिए कि वहां बाढ़ का हर साल कहर आता है, आप कोई उपाय नहीं कर पाए। बिल्कुल उसके विपरीत स्थिति दक्षिण वालों के साथ है। आपने पानी का व्यवस्था नहीं किया जिससे वो सिंचाई कर सके और सुखाड़ पड़ जाता है। ये दोनों स्थितियां आप नहीं कर पाए।
आपने क्या किया? कृषि के क्षेत्र में आप फिसड्डी हो गए। शिक्षा के नाम पर जिस तरह से बिहार की किरकिरी हो रही है, जिस तरह की तस्वीरें सामने आई परीक्षाओं में, हमने शुरुआत क्यों किया? पढ़ाई लिखाई से और मैट्रिक की परीक्षा से। वो मैट्रिक की परीक्षा है जिसको लेकर के किस तरह की बातें सामने आई थी, इंटर की परीक्षा में किस तरह से चोरी की जा रही थी, किस तरह से आपने टॉपर घोटाला किया, ये सारी बातें आपके सामने हैं। दरोगा पेपर लीक की बात कर ले या फिर बाबा प्राथमिक शिक्षक बहाली की बात की जाए, बिल्कुल। 2012 में जिस शिक्षकों ने टीईटी पास किया अभी तक उनकी बहाली नहीं हुई है। सबसे दुखद बात ऋचा ये है कि जिस राज्य के 6 मंत्री रहे मोदी के प्रथम काल में, प्रथम कालखंड में 6 मंत्री थे, एमएसएमई मंत्री बिहार से थे, जिनको लोगों को स्किल्ड करना था, रोजगार सिखाना था, उनसे मंत्रालय छीन लिया जाता है। आप समझिए कितनी बड़ी त्रासदी है इस बिहार की। जिस विभाग में लोग मरते हैं चमकी बुखार से, खांसी से, सर्दी से, बुखार से लोग मर जाते हैं, दवाइयाँ नहीं मिलती हैं। आज भी आप जाइए तो नीडल नहीं मिलेगा, रुई नहीं मिलेगा, कॉटन नहीं मिलेगा, स्प्रिट नहीं मिलेगा, लोगों को बाहर से खरीद के लाना पड़ता है। उस राज्य का स्वास्थ्य मंत्री कहता है कि मेरे यहाँ सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं, क्योंकि साहब के यहाँ सब कुछ पहुँच जाता है। आपको याद होगा कि एक बार लालू का परीक्षण करने के लिए जब तेज प्रताप यादव स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे, तो परीक्षण करने के लिए डॉक्टरों की टीम जब उनके घर पर गई थी तो इसके लिए कितना बखेड़ा और कितना हंगामा हुआ था। जब व्यवस्था थी तब तो गए थे लोग, लेकिन उन व्यवस्थाओं को आपने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। मुझे याद आता है जब अश्विनी कुमार चौबे स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे बिहार के, मुझे वो भी दिन याद है कि अश्विनी चौबे खुद अस्पताल में जाया करते थे। स्थितियां इससे बिल्कुल इतर थी, संसाधन कम थे। बिहार निश्चित रूप से पिछड़ा हुआ राज्य है और केंद्र हमेशा बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया है, इससे इनकार आप नहीं कर सकते हैं। अब जितना भी कहने डबल इंजन की सरकार है, लेकिन डबल इंजन में जो अगला इंजन है वो अपनी तरफ खींच रहा है, जो पिछला इंजन है वो अपनी तरफ खींच रहा है। निश्चित रूप से ये बातें कहने और सुनने वाली जरूर होंगी। जब लालू प्रसाद पूछते हैं कि बिहार का किसने बंटाधार किया, तो तेजस्वी आदि कहते हैं कि आपके भाई नीतीश कुमार। क्या गलत कहते हैं? जब नीतीश कुमार के पास कोई स्रोत नहीं था, कोई रास्ता नहीं था, अगर लालू प्रसाद ने उनका साथ नहीं दिया होता तो ये मान के चलिए कि नीतीश कुमार आज बिहार के मुख्यमंत्री नहीं होते। हो सकता है, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, हो सकता है कि नीतीश कुमार हो भी सकते थे, वो उसी समय भारतीय जनता पार्टी के पास जा भी सकते थे। लेकिन जिस तरह से 2015 में उन्होंने वर्ड गेम किया, वर्ड गेम प्ले किया, सबको याद है, आप सभी को याद होगा। 2015 में किस तरह से उन्होंने कहा था कि मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। ये सारी बातें हैं, पब्लिक डोमेन में है, कोई भी बात छुपने वाली नहीं है। चूंकि स्टेज से आपने ये बातें बोली थी, डीएनए टेस्ट के लिए लोगों के बाल और नाखून आपने संग्रहित करवाए थे। आज जो आपके यहाँ मंत्री हैं वो सारे मंत्रियों ने भेजे थे, क्या हुआ उसका? आपके पोल तो खुल गए। आज बिहार के लोग तड़फड़ा रहे हैं, छटपटा रहे हैं अलग अलग राज्यों में। इसका दोषी कौन है? 15 साल में आप कहते हैं कि हमने सुशासन किया, आपके यहाँ अपराध की स्थिति क्या है आप समझ रहे हैं? अपराध के आंकड़े आपके यहाँ कई सालों को कब को पिछाड़ते चले जा रहे हैं। हालांकि बाबा अगर आरजेडी से जब ये नीतीश कुमार अलग हुए थे तो उन्होंने कारण यही दिया था कि आपराधिक छवि बन गई है आरजेडी की, इसलिए मुझे अलग होना हो रहा है। ये छवि कोई नई तो नहीं बनी थी। 2005 में जब आए थे तो आपने यही जंगल राज का हवाला दिया था, तो फिर 2013 में आपको नहीं लेना चाहिए था उनके साथ, उनका सहयोग नहीं लेना चाहिए था। आप इतने ही पाक साफ हैं तो आपको क्या जरूरत पड़ी? कहीं ना कहीं आप में सत्ता का लोभ और लालच था। 2017 में भी आप गए, तेजस्वी ने एक इंटरव्यू में ये कहा बाबा कि नीतीश कुमार जी आपराधिक छवि के थे, उनके साथ उन्होंने भी, अगर लालू प्रसाद यादव जी जेल में जाते हैं तो कई ऐसी घटनाएं हैं, अगर दोनों की सरकार है तो तेजस्वी प्रसाद ने ये आरोप लगाया कि नीतीश कुमार भी उसके घेरे में थे, उनकी भी छवि आपराधिक थी और उन्होंने यही बचाने के लिए बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया था। बिल्कुल ऋचा, आप सही कह रही हैं। आप समझिए, सीधी सी बात, छोटी सी बात है कि नीतीश कुमार के लिए अनंत सिंह, जब उन्हें सत्ता में आने की ज़रूरत महसूस होती है, जब विधायकों को धमकाने और डराने की ज़रूरत होती है, तो अनंत सिंह उनके सबसे प्रिय पात्र होते हैं। उनके सामने हाथ जोड़ करके ऐसे खड़े रहते हैं। जब वो अपने आप को मजबूत कर लेते हैं तो अनंत सिंह को जेल में डाल देते हैं। उनके घर से AK-47 बरामद होता है
और आपके शहर में, पटना राजधानी में AK-47 लहराने वाले अपराधी खुलेआम AK-47 लहराते हैं, उनके साथ कुछ नहीं होता। बहुत सारी बातें हैं। आज भी आपने देखा होगा कि लगातार जो प्रतिनिधि हैं अनंत सिंह के, बंटू सिंह, वो लगातार नीतीश कुमार के और उनके साथ रहने वाले नेताओं के पोल खोलते आ रहे हैं, कई बातें करते हैं। कल भी हमने खबर में लगाया था और ये लगातार चल रहा है। नीतीश कुमार जी अपने ऊपर कितना भी पर्दा डाल लें, लेकिन कहीं ना कहीं बिहार के लोग को अब समझ में आने लगी है और ये समझाने के लिए नीतीश कुमार और पूरी विपक्ष की टीम हर तरह से तैयार नजर आ रही है। कहीं ना कहीं आप उठा करके देखिए, सारी चीज़ों को अगर एक जगह आप लेकर के आती हैं तो नीतीश कुमार की कमियां आपको साफ साफ नजर आने लगती हैं और ये कमियों को दिखाने में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को आप एक ग्रेस पॉइंट दे सकती हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अगर लॉकडाउन नहीं लगाती, अगर प्रधानमंत्री नहीं लगाते, तो बिहार का ये पोल पट्टी नहीं खुल पाता। जिसे तोप करके हम लोग यहाँ कहा जाता है कि ओड़ा में तोप दिया था, तो ओड़ा में तोप करके रखा हुआ था, लेकिन एक बार जब सड़ गया, गुमसा गया, तो बदबू आने लगा, तो लोगों ने कहा कि आखिर ओड़ा में क्या है। तो ओड़ा में बिहारी थे, अलग अलग राज्यों में फैले हुए थे, और जब एक बार उनको ओड़ा से तोप दिया गया, यानी घर में लॉकडाउन कर दिया गया, तो बुलबुल करके सब निकले। जैसे पानी आप डालते हैं छेद में, तो वहाँ से चींटी और अलग अलग निकल करके आते हैं, वो आप देखी होंगी किस तरह से बाहर निकलती है, वही स्थिति हो गई। और अब ये पता चल रहा है कि बिहार कहीं ना कहीं मुश्किलों से घिरा हुआ है और मुश्किल के दौर से बिहार गुजर रहा है। जब तक ऋचा इस बिहार में रोजगार सृजन नहीं होंगे, आप जितना भी कह लें कि हम सुशासन की सरकार देते हैं, हमारे यहाँ सब कुछ ठीक है, लेकिन आपके यहाँ क्यों नहीं आते हैं व्यवसाय करने लोग? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। आप लोगों को जाते हैं, बुला करके लाने का प्रयास करते हैं, लेकिन कोई आपके यहाँ नहीं आता है। या तो आपके यहाँ वैसा संसाधन नहीं है, या फिर आपके यहाँ अपराध और डर लोगों को सता रहा है। आपके अधिकारी हैं जो उनसे उगाही करते हैं, उनका चमड़ी तक धोने के लिए तैयार रहते हैं। इन बातों से इनकार कैसे कर सकते हैं? कई ऐसे सत्ता में बैठे हुए नेताओं ने लगातार खुल करके कहा है। सच्चिदानंद राय की बात कर लीजिए, वो खुल करके इन बातों को करते हैं और कहते भी हैं। हमने लगातार लोगों से बातें किया है और उन बातों का नतीजा ये निकल करके आ रहा है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने 15 साल में विकास क्या किया है वो तो आंकड़ों में नज़र आ रहा है। बिजली अगर विकास है तो आपके उस विकास से कितने लोगों को रोजी मिल रही है, कितने लोगों को रोज़गार मिल रहा है, कितने लोगों को रोटी मिल रही है। चूँकि बिजली सबके बस में नहीं है। आज भी लोग देहात में आप चले जाइए, इंटीरियर में चले जाइए, तो आज भी लोग दिया जलाते हैं। इसके साथ ही फैक्ट्रियां भी खुल रही हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इस तरह का माहौल आपने पैदा कर दिया है कि रोज़गार का कोई भी सृजन आपके यहाँ नहीं हो रहा है। और यही कारण है कि बिहार के लोगों को बाहर जाना पड़ता है। अब स्थिति ये है कि ये जो स्थिति सामने आई है, जिसने पूरी तरह से दिखा दिया है, आंकड़ा तक आपके पास नहीं है कि कितने लोग जाएंगे। अगर आंकड़ा आप दिखा देंगे तो आपकी बदनामी होगी, इसलिए आप आंकड़े भी नहीं दिखाते हैं कि कितने लोग आपके बिहार से हैं। लेकिन जो ये आंकड़ा बता रहा है, 2011 के आंकड़े को हम अगर देखें तो 2 लाख से ज़्यादा लोग उत्तर प्रदेश और बिहार से, 2 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश और बिहार से लोग पलायन करके और अलग अलग राज्यों में जाकर के रोजी रोजगार की तलाश कर रहे थे। हमारे पास जो फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं वो भी बता रहे हैं कि संख्या बहुत बड़ी है। आप 28 लाख की संख्या तो बता रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन लोगों ने कराया है, लेकिन जो लोगों ने नहीं कराया है, जो लगातार हमसे कह रहे हैं कि हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, वो आंकड़े कौन जोड़ेगा? कहने का तात्पर्य यही है कि करोड़ों में ये संख्या हो सकती है बिहार की, जब इसका पूरा आकलन होगा। लेकिन जिस तरह से आज हम चीज़ों को देख रहे हैं, जिस नज़रिए से देख रहे हैं, जिस तरीके से देख रहे हैं, डर लगता है कि क्या बिहार वास्तव में पिछले 30 सालों में, हम उससे पहले की बात नहीं करेंगे, इसलिए नहीं करेंगे कि अगर पहले की सरकारें बढ़िया होती तो फिर लालू प्रसाद का पदार्पण बिहार की गद्दी पर नहीं होता। अगर लालू प्रसाद अच्छे होते तो फिर नीतीश कुमार का पदार्पण नहीं होता। अगर नीतीश कुमार अच्छे हैं तो निश्चित रूप से 2020 या जब भी चुनाव होगा तो जनता उनसे बात करेगी और उनको जवाब भी देगी, जो जनता कह भी रही है कि क्या करना है जनता को। लेकिन विकल्प के तौर पर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के सामने तेजस्वी यादव तनकर खड़े हैं और बिहार की राजनीति यहीं इर्द गिर्द में घूम रही है और इसका अंदाज़ा बीजेपी को भी है। और यही कारण है कि बीजेपी अपने आप को पूरी तरह से साइलेंट कर चुकी है। न उसे तेजस्वी यादव बुरे लग रहे हैं और न उसे नीतीश कुमार अच्छे लग रहे हैं। ये गियर है, बैक गियर में जा सकता है, फ्रंट गियर में जा सकता है,
टॉप गियर में भी जा सकता है। जिस गियर में ले जाना चाहे ले जाएगा, लेकिन बिहार इस बार कुछ फैसला जरूर करेगा। लेकिन जब लालू प्रसाद पूछते हैं तेजस्वी यादव से तो यही बात कहते हैं कि आपके भाई ने बंटाधार कर दिया। बिल्कुल। तो जिस तरह से नीतीश सरकार लाख दावे करते रही, अपने भय और भरोसे की सियासत करती रही, कहीं ना कहीं भय पर अटकलें तो है लेकिन भरोसा कहीं ना कहीं खोता नजर आ रहा है। और प्रवासी मजदूर ये साफ बता रहे हैं, उनके आंकड़े अब ये साफ बता रहे हैं कि जिस दावे को लगातार सरकार बताती रही है वो कितनी खोखली है। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए भारत लाइव। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।